दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। एग्जाम का चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 11 मार्च। तो चलिए 11 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है और इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित रहती है और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती। इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए, साथ ही अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, हृदय प्रिय मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अभी जैसे वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसके बाद जब आप वीडियो देख लेंगे तो घंटे 2 घंटे के बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो 11 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, आज की पहली खबर है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आप जानते हैं कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी मतलब अभी रविवार के दिन फाइनल मैच हुआ है। ठीक है, तो आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को किस देश ने जीता है? तो आप सब जानते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने वाला देश है भारत। ठीक है, उस जश्न को आपने देखा होगा जो अभी रात में मनाया गया है। ठीक है, तो भारत ने आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है और भारत ने पराजित किसको किया है? तो न्यूजीलैंड को पराजित किया है। ठीक है, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से पराजित करके भारत ने यह ट्रॉफी जीती है। ठीक है, 4 विकेट से पराजित किया। ठीक है, न्यूजीलैंड को लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से पराजित करके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है। ठीक है ना? अब देखिए, इसके पहले जो है 2013 में भारत ने यह ट्रॉफी जीती थी। 2013 में तब कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, उस समय महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, इस बात को याद रखिएगा। और इस समय कौन कप्तान है? तो इस समय कप्तान है, आप जानते हैं कि रोहित शर्मा वर्तमान में कप्तान है। ठीक है, तो इनकी कप्तानी में यह ट्रॉफी जीती गई है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। तो 2013 के बाद भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। ठीक है ना? अब देखिए, यह जीत आई है 12 साल बाद। ठीक है, 2013 के बाद 2025 में यह जीत आई है भारत के पास। ठीक है ना? चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने का मौका मिला है। अब देखिए, जब महेंद्र सिंह धोनी ने 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तो उस समय उन्होंने इंग्लैंड को हराया था। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराकर जीता था। ठीक है, इंग्लैंड को हराकर जीता था महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने और वर्तमान में न्यूजीलैंड को हराकर रोहित शर्मा की टीम ने यह जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, चूंकि ये ऐसा मौका है कि इसमें प्रश्न दोनों से बन सकते हैं, 2013 की ट्रॉफी से भी और 2025 की, इसलिए हमने दोनों ट्रॉफियों का पर्याप्त जिक्र कर दिया है। ठीक है ना? अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, दिल्ली सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना, ठीक है, कौन सी योजना है? महिला समृद्धि योजना लॉन्च की है और इसमें बीपीएल परिवार की महिलाओं को हर महीने कितने रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, दिल्ली सरकार, दिल्ली में जानते हैं आप नई सरकार बन गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो है लगातार महिलाओं को यह आश्वासन दिया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हर गरीब महिला के खाते में कम से कम 2,500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। ठीक है, तो 2,500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे, इसकी घोषणा की गई थी और कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन होता है? 8 मार्च के दिन से यह किस्त जारी की जाएगी। ठीक है ना? तो इसी के संबंध में महिला समृद्धि योजना लॉन्च की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा और इसमें बीपीएल परिवार की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का प्रावधान किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना? अगला चलते हैं, आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि वर्ष 2025 के प्रिज्जकर पुरस्कार, ठीक है, प्रिज्जकर पुरस्कार के विजेता लियू जियाकुन का संबंध किस देश से है? अब देखिए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वर्ष 2025 के प्रिज्जकर पुरस्कार के विजेता कौन है, तो वह है लियू जियाकुन। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि लियू जियाकुन किस देश से संबंधित है? तो देखिए, लियू जियाकुन का संबंध है चाइना से।
ठीक है, यह जो है चाइना के रहने वाले हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रित्जेकर पुरस्कार को कभी कभी वास्तुकला पुरस्कार करके पूछ सकता है। ठीक है ना, वास्तुकला का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, वास्तुकला का पुरस्कार है और वास्तुकला का सर्वोच्च पुरस्कार है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो कभी कभी इसे वास्तुकला के पुरस्कार के रूप में भी पूछा जा सकता है। और इसको विजेता हैं 2025 के लियू जियाकुन। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, और यह चीन के रहने वाले हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं, आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है। देखिए, आज का हमारा चौथा प्रश्न है, चापचर कूट त्योहार या इसे चपचार कूट भी कहते हैं। ठीक है ना, चपचार कूट कहिए या इसे चापचर कूट कहिए। तो चपचार कूट त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, आपको बताना है। यह बहुत जो है फेमस त्योहार है। ठीक है ना, तो चपचार कूट या चापचर कूट त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो जल्दी से आप अपने आंसर बताइए कि चपचार कूट त्योहार जो है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, चपचार कूट त्योहार जो है वह भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मिजोरम राज्य में यह त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार को, ये वास्तव में जो है, यह जो त्योहार है यह कृषि आधारित त्योहार है। ठीक है ना, कृषि आधारित त्योहार है, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, चपचार कूट क्या है, यह एक कृषि आधारित त्योहार है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि झूम खेती की जो नई शिफ्टिंग होती है, झूम खेती की नई शिफ्टिंग के लिए, नई शिफ्टिंग के समय यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, नई शिफ्टिंग के समय यह त्योहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इसका जो संबंध है वह जो है कृषि आधारित त्योहार है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब चपचार कूट त्योहार होता है उस समय मिजोरम में एक नृत्य किया जाता है जिसे कहते हैं चेराव नृत्य, चेराव नृत्य या इसे कहते हैं बांस नृत्य। ठीक है, बांस नृत्य, तो इसे भी याद रखिएगा। चेराव नृत्य या बांस नृत्य कहाँ किया जाता है, मिजोरम में किया जाता है, और यह चपचार कूट त्योहार के उपलक्ष्य में या उस दौरान किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है वह है कि चीन, रूस और ईरान के मध्य होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आपको बताना है कि चीन, रूस और ईरान के मध्य होने वाला जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ किया जाना है। तो ऑप्शन ए है संघाई पोर्ट में, ऑप्शन बी है शेंझेन पोर्ट में, ऑप्शन सी है चिंगदाओ पोर्ट में और ऑप्शन डी है चाबहार पोर्ट में। तो बताइए कि चीन, रूस और ईरान के मध्य जो होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। जल्दी से अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखिए, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है वह चाबहार पोर्ट के पास किया जाएगा। ठीक है, चाबहार पोर्ट के पास है ओमान की खाड़ी। ठीक है, ओमान की खाड़ी, और यहीं पर जो है चीन, रूस और ईरान के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाने वाला है। अभी हाल ही में चीनी रक्षा मंत्रालय ने, किसने, चीनी रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में यह घोषणा की है, यह जानकारी दी है कि हम जल्द ही चीन के साथ ही रूस और ईरान को लेकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करने वाले हैं। और यह सैन्य अभ्यास कहाँ होगा, यह होगा ओमान की खाड़ी में, चाबहार पोर्ट के पास स्थित है ओमान की खाड़ी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, और चाबहार पोर्ट कहाँ स्थित है यह भी तो जानना चाहिए। तो चाबहार पोर्ट ईरान के पास स्थित है। ठीक है, ईरान में स्थित है चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अब देखिए ये चीनी रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, आइए अब अगला देख लेते हैं। आज का हमारा छठवां जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न है वह साहित्य अकादमी द्वारा 7 से 12 मार्च 2025 के मध्य साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो साहित्य अकादमी 7 से 12 मार्च के बीच साहित्य महोत्सव का आयोजन कर रही है। साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अधीन है, आपको यह बताना है कि जो साहित्य अकादमी है, आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी के तहत जो है पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। तो साहित्य अकादमी आखिर किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। तो जल्दी से आप हमें यह बताइए कि जो साहित्य अकादमी है वह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो देखिए, साहित्य मंत्रालय जो है वह जो है
संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन? संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है साहित्य मंत्रालय, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, जो साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसी में जो है साहित्य अकादमी के द्वारा 23 भाषाओं में कुल प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, 23 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। ठीक है, पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये 23 भाषाएं क्यों है? देखिए, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कुल दर्ज भाषाएं हैं 22। ठीक है, और प्लस एक भाषा कौन है? प्लस जो है अंग्रेजी, यानी कुल 23 भाषाओं में साहित्य अकादमी द्वारा अपने इसी सम्मेलन में पुरस्कार, इसी महोत्सव में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। साहित्य महोत्सव, ठीक है, इसका आयोजन नई दिल्ली में होना है और यह साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। मतलब साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने शुरू में ही बताया था कि हम केवल उन प्रश्नों को लेकर आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह जो प्रश्न है यह इंपॉर्टेंट के साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे भी ऊपर है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए इस प्रश्न को आप नोट भी कर सकते हैं। नोट न कर पाए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इस प्रश्न को, इस पूरी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका जो 7वां प्रश्न है आज का, वह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कैंपस जो है उत्तर प्रदेश के राज्य, उत्तर प्रदेश में कहां पे स्थापित किया जा रहा है, सबसे पहले तो यह जरूरी है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए है गाजियाबाद, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है नोएडा और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जानते हैं कहां पे रखी है? नोएडा में। ठीक है, नोएडा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी। अब देखिए, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की स्थापना की गई है, तो वह है नोएडा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी गई। ठीक है ना। अब चलिए आज के 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री अरारात मिर्ज़ोयान 9 से 11 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे? ठीक है, तो 9 से 11 मार्च तक भारत की यात्रा पर आने वाले विदेश मंत्री अरारात मिर्ज़ोयान, इनका संबंध किस देश से है, आपको यह बताना है। ठीक है ना। तो देखिए, ऑप्शन ए है रोमानिया, ऑप्शन बी है अजरबैजान, ऑप्शन सी है आर्मेनिया और ऑप्शन डी है बेल्जियम। तो बताइए कि अरारात मिर्ज़ोयान किस देश के विदेश मंत्री हैं? ठीक है, तो देखिए, यह विदेश मंत्री हैं आर्मेनिया के, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मिर्ज़ोयान 9 से 11 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे, तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए, आर्मेनिया कहाँ स्थित है, तो आर्मेनिया स्थित है पश्चिमी एशिया। आर्मेनिया कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन देखते हैं। देखिए, पश्चिमी एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में, कहा काकेशस, पश्चिमी एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में जो है यह आर्मेनिया स्थित है। ठीक है ना। आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? आर्मेनिया की राजधानी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान। ठीक है, एरेवान यहाँ की राजधानी है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह एक स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, स्थलरुद्ध मतलब जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं टकराती हैं, केवल स्थलों के बीच में वह देश समाप्त हो जाता है। तो यह देश जो है स्थलरुद्ध देश का एक उदाहरण है, इसे याद रखिएगा। मतलब आर्मेनिया की जो सीमाएं हैं वह समुद्र से नहीं टकराती हैं। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगला देख लेते हैं। देखिए, इनका नाम याद रखिएगा, अरारात मिर्ज़ोयान। ठीक है, ये आर्मेनिया के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है, आज का हमारा नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश सरकार ने राइज ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा ऐप? राइज ऐप लॉन्च किया है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है राइज ऐप का जो संबंध है वह बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने से है। ठीक है, तो आपको दोनों कथनों के बारे में बताना है। पहला कथन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राइज ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह जो है गलत है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने राइज ऐप लॉन्च नहीं किया है, बल्कि किसने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज ऐप लॉन्च किया है। अब दूसरा कथन है कि राइज ऐप का जो संबंध है वो बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने से है। बिल्कुल सही जवाब है, राइज ऐप का संबंध बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने से है। ठीक है ना, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अब आइए कोड से देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, चूंकि पहला ऑप्शन गलत है तो दूसरा ऑप्शन केवल सही है, तो केवल 2 सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। अब देखिए, राइज ऐप का फुल फॉर्म जान लीजिए। राइज की स्पेलिंग है ये। ठीक है, राइज है। राइज ऐप का जो फुल फॉर्म है वो है रैपिड रैपिड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, रैपिड इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। ठीक है, इन्हांसमेंट, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, राइज का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह सुनिश्चित करना है कि देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी बच्चा नियमित टीकाकरण से या टीकाकरण से वंचित न रहे। ठीक है, टीकाकरण से वंचित न रहे, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, तो राइज, देखिए, अब राइज ऐप लॉन्च किसने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, और इसका संबंध बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने से है। ठीक है ना, तो दोनों तथ्य याद रखिएगा, केवल 2 इसमें सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न भी यही है। हाल ही में किस देश ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 के निर्माण की घोषणा की है? ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 के निर्माण की घोषणा की है? और यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में रक्षा एवं प्रतिरक्षा में इसे शामिल किया जा सकता है। ठीक है ना, तो किस देश ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 के निर्माण की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो बताइए, किस देश ने अस्त्र MK3 मिसाइल के निर्माण की घोषणा की है? तो जल्दी से आप अपने आंसर बताइए। अब देखिए, अस्त्र MK3 के निर्माण की जो घोषणा की है वह किया है भारत ने। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, वास्तव में अस्त्र MK3 का जो वास्तव में नाम है वह है गांडीव अस्त्र MK3। ठीक है, गांडीव अस्त्र MK3 इसका नाम है। ठीक है ना, अब देखिए, भारत ने जो इसका नाम रखा है वह, आप जानते हैं कि अर्जुन के धनुष का नाम भी गांडीव था। ठीक है, अर्जुन की धनुष का नाम क्या था, धनुष का नाम गांडीव था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, तो इसी के नाम पर गांडीव अस्त्र MK3 नाम रखा गया इस मिसाइल का। ठीक है, अब इसकी कुछ खासियत जान लेते हैं। देखिए, यह भारत में बनी एक अत्याधुनिक बीवी राम मिसाइल है। ठीक है, अब बीवी राम मिसाइल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। आखिर बीवी राम मिसाइल किसे कहते हैं? तो बीवी राम मिसाइल का मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल नाम है इसका, बीवी राम का। ठीक है ना, मतलब दृश्य सीमा से परे, या इसे कहते हैं दृश्यता से परे हवा से हवा मिसाइल। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, इसे हिंदी में लिख सकते हैं दृश्यता से परे परे हवा से हवा मिसाइल। ठीक है,
तो इसे याद रखिएगा, यह बीवी राम मिसाइल है, ठीक है, अस्त्र मिसाइल। इसके बारे में एक बार परीक्षा में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है और जो दृश्यता से परे है, तो वह है अस्त्र मिसाइल, ठीक है। अब देखिए अस्त्र का उन्नत रूप तैयार हो रहा है, इसे गांडीव अस्त्र Mk3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इस मिसाइल में एक खास बात लगी रहती है जिसे कहते हैं SFDR, ठीक है। SFDR का मतलब क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, ठीक है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। अब देखिए इसका मतलब है कि इसमें इस मिसाइल में एक सॉलिड फ्यूल वाला एक रामजेट इंजन लगा है या रामजेट इंजन लगा है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। रामजेट इंजन लगा है और इसी इंजन के दम पर यह जो मिसाइल है, ठीक है, कौन सी मिसाइल? गांडीव अस्त्र मिसाइल Mk3, ठीक है। इसी सॉलिड फ्यूल के दम पे जो है यह मिसाइल क्या होती है? अत्यधिक स्पीड तथा दूरी तय करती है, ठीक है, दूरी तय करती है। और यह किसके दम पे? इसी सॉलिड फ्यूल के द्वारा जो रामजेट इंजन इसमें लगा हुआ है उसके दम पर, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि इस मिसाइल की जो क्षमता है, इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 340 किलोमीटर की दूरी तक यह मिसाइल जो है दुश्मन के लड़ाकू विमानों को गिरा सकती है, ठीक है। दुश्मन के लड़ाकू विमानों को 340 किलोमीटर की दूरी से ही यह पहचान लेगी, ठीक है, और 340 किलोमीटर की दूरी से ही यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों को गिरा देगी, ठीक है, गिरा देने की क्षमता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए यहां लिख देते हैं दुश्मन के लड़ाकू विमानों को, ठीक है, दुश्मन के लड़ाकू विमानों को गिरा देने की क्षमता है कितने किलोमीटर दूरी से? 340 किलोमीटर की दूरी से, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यानी 11 मार्च के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें थी। और इनमें से हमने देखे खबरें बहुत रहती हैं, लेकिन हम केवल अपने प्रश्नों में उन्हीं खबरों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि प्रश्न बहुत छोटे होते हैं, बहुत सामान्य से होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो सामान्य प्रश्न होते हैं उनके गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप उसे पढ़ते हैं तो बहुत लापरवाही से पढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसी परीक्षाओं में जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो जहां 0.0001 का बहुत महत्व है, वहां पे अगर आपका एक प्रश्न आसान प्रश्न आपने गलत किया तो आपको जो है परीक्षा से बाहर होने की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सभी प्रश्नों को दोहराते रहिए, कोई भी प्रश्न आसान या कठिन नहीं होता है, जो प्रश्न आपको आता है वो आसान रहता है और जो सामान्य सा प्रश्न आपको नहीं आता वही प्रश्न कठिन हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है सारी वीडियो देखने का प्रयास करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया करिए। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है ना। और अगर आप इस चैनल पे अभी अभी आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन बहुत शुभ हो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।